हेलो दोस्तों और वेलकम। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे लैंडमार्क केस को समझेंगे जो कानून की किताबों से निकलकर सीधा हमारे लिविंग रूम्स तक आ जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार केस की। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने शादी, पर्सनल फ्रीडम और कानून के बीच के रिश्ते पर एक ऐसी बहस छेड़ दी जो आज तक जारी है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई कोर्ट, क्या स्टेट एक मैरिड कपल को ऑर्डर दे सकती है कि आपको एक साथ रहना पड़ेगा? बेसिकली क्या कानून आपके पर्सनल प्राइवेट स्पेस में एंटर कर सकता है? यही सवाल इस पूरे केस के दिल में है। देखिए, हर कानूनी लड़ाई के पीछे ना एक इंसानी कहानी होती है, और यहाँ वो कहानी है सरोज रानी और सुदर्शन कुमार की। उनकी शादी हुई, 2 बेटियां हुई, लेकिन फिर रिश्तों में ऐसी दरार आई कि मामला सीधा अदालत तक जा पहुंचा। तो उनकी लीगल जर्नी का टाइमलाइन कुछ इस तरह का था। शादी और बच्चों के बाद सरोज रानी ने ये अलेज किया कि उनके साथ मिसट्रीटमेंट हुआ और उन्हें घर से निकाल दिया गया। इस पर सरोज ने कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए केस फाइल कर दिया। इसका सिंपल मतलब था कि वो कानूनी तौर पर अपने पति के साथ रहने का अधिकार मांग रही थी, और कोर्ट ने उनके फेवर में ऑर्डर भी दे दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। जब 1 साल तक वो लोग साथ नहीं आए तो उनके हस्बैंड सुदर्शन कुमार ने उसी कोर्ट ऑर्डर को बेसिस बनाकर डिवोर्स फाइल कर दिया। मतलब सोचिए, जिस कानून का सहारा पत्नी ने शादी बचाने के लिए लिया था, पति ने आखिर में उसी को शादी तोड़ने का हथियार बना लिया। हाउ आयरॉनिक इज दैट? तो अब इस मामले के कानूनी हिस्से में डीप डाइव करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फैमिली डिस्प्यूट से कहीं ज्यादा बड़ा बन गया। ये मामला सेक्शन 9 के जरिए एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बन गया। तो ये सेक्शन 9 है क्या? हिंदू मैरिज एक्ट का ये सेक्शन कहता है कि अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी बिना किसी आधार के दूसरे का साथ छोड़कर चला जाता है, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है वो कोर्ट जाकर साथ रहने के अधिकार को, यानी कॉन्जुगल राइट्स को रिस्टोर करने की मांग कर सकती है। सिंपल शब्दों में ये लॉ की तरफ से डिवोर्स से पहले रिकंसिलिएशन यानी सुलह का एक आखिरी मौका देने की कोशिश है। लेकिन इस कोशिश पर ही सबसे बड़ा सवाल उठ गया। क्या इस तरह का कानून किसी की पर्सनल लिबर्टी और प्राइवेसी पर हमला नहीं है? क्या स्टेट को ये हक है कि वो डिसाइड करे कि 2 लोग साथ रहेंगे या नहीं? यही वो चैलेंज था जो सीधा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को टक्कर दे रहा था। और इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के पास मामला पहुंचने से पहले ही देश की 2 बड़ी हाई कोर्ट्स ने बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट जजमेंट्स दे दिए थे। एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल शोडाउन के लिए स्टेज बिल्कुल तैयार था। नाउ ये जो स्लाइड है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दिखाती है कि लीगल थिंकिंग में कितना बड़ा डिवीजन था। देखिए, एक तरफ थी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जिन्होंने टी सैरता केस में कहा कि सेक्शन 9 बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने इसे सैवेज और बारबैरिक तक कहा। उनका कहना था कि ये प्राइवेसी, बॉडीली ऑटोनॉमी, खासकर महिलाओं के लिए एक कोर्सिव यानी जबरदस्ती वाला रेमेडी है। और दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने हरविंदर कौर केस में इसे बिल्कुल उल्टा व्यू दिया। उन्होंने कहा कि सेक्शन 9 कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि इसका मकसद शादी जैसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन को बचाना है, सुलह को प्रमोट करना है, और ये रेमेडी हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए अवेलेबल है, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो जब 2 हाई कोर्ट्स के इतने अलग अलग व्यूज थे, तो जाहिर है केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ओके, तो अब आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग क्या थी। उन्होंने इस गुत्थी को आखिर सुलझाया कैसे? सुप्रीम कोर्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ये था कि शादी सिर्फ 2 लोगों के बीच का एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, यानी समाज की एक बुनियादी इकाई है। इसलिए कानून का रोल सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना नहीं, बल्कि इस ज़रूरी इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व करना, इसे बचाना भी है। और कोर्ट ने इसको समझाने के लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट बात कही। उन्होंने साफ किया कि सेक्शन 9 का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टेट पुलिस भेजकर किसी को जबरदस्ती खींचकर उसके पार्टनर के घर ले जाएगी। नहीं, ये कोई क्रिमिनल कानून नहीं है। इस ऑर्डर को ना मानने पर सिर्फ सिविल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है या मेंटेनेंस पर असर पड़ सकता है। फिजिकल फोर्स इज कम्प्लीटली आउट ऑफ द क्वेश्चन। सो द क्रूशियल पॉइंट, कोर्ट ने इस कानून को पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल माना। उनका तर्क 3 मेन पॉइंट्स पर बेस्ड था। पहला, ये आर्टिकल 14
यानी इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है, क्योंकि ये रेमेडी पति और पत्नी दोनों के लिए इक्वली अवेलेबल है। दूसरा, आर्टिकल 21 यानी लिबर्टी और प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फिजिकल कंपल्शन नहीं है और ये सेक्सुअल रिलेशंस के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं करता। और तीसरा, इसका मकसद रिकंसिलिएशन को बढ़ावा देना है, जल्दबाजी में लिए गए डिवोर्स के फैसलों को रोकना है, जो कि एक पॉजिटिव सोशल ऑब्जेक्टिव है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कानून खुद इसे डिवोर्स से पहले का एक आखिरी स्टेप मानता है। इसका प्रोसेस है, पहले कोर्ट सुलह का एक मौका देती है, एक स्टैच्यूटोरी वेटिंग पीरियड होता है। अगर उस दौरान भी दोनों साथ नहीं आते, तब उस डिक्री को ना मानना अपने आप में डिवोर्स लेने का एक वैलिड ग्राउंड बन जाता है। तो ये एक तरह का कूलिंग ऑफ पीरियड है, डिवोर्स से पहले एक आखिरी मौका। तो इतनी सारी बहस के बाद आखिरकार सरोज रानी और सुदर्शन कुमार के लिए और इस कानून के लिए अंतिम फैसला, द फाइनल जजमेंट, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बिल्कुल साफ और टू द पॉइंट था। उन्होंने डिक्लेयर किया कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के सरिता वर्डिक्ट को ओवररूल कर दिया गया और दिल्ली हाईकोर्ट के हरविंदर कौर वर्डिक्ट को आगे बढ़ाया गया। इस स्पेसिफिक केस में सुदर्शन कुमार के फेवर में डिवोर्स डिग्री को कंफर्म किया गया, लेकिन साथ ही कोर्ट ने सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए उन्हें सरोज रानी और उनकी बेटी को मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता देने का ऑर्डर भी दिया। ओके, तो केस खत्म, फैसला आ गया। लेकिन हम आज भी इतने सालों बाद 1984 के इस केस को क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं? चलिए इसके लास्टिंग इम्पैक्ट पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, ये केस सिर्फ हिस्ट्री का एक पन्ना नहीं है, इसने सेक्शन 9 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर आखिरी फैसला सुनाया, जो आज भी लॉ ऑफ द लैंड है। इसने रेस्टिट्यूशन और डिवोर्स के बीच का लीगल पाथवे कंफर्म कर दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट, भले ये राइट टू प्राइवेसी पर पुट्टास्वामी जजमेंट से बहुत पहले का है, लेकिन आज भी जब पर्सनल ऑटोनॉमी और स्टेट के इंटरवेंशन पर बहस होते हैं, तो इस केस का जिक्र ज़रूर किया जाता है। ये इसकी दूरगामी अहमियत को दिखाता है। तो अंत में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं। 21वीं सदी में जहां इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और पर्सनल चॉइस को इतनी अहमियत दी जाती है, वहां रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का ये आइडिया रिश्तों को जोड़ने का एक ज़रूरी टूल है या किसी की निजी ज़िंदगी में एक आउटडेटेड दखलंदाजी? क्या ये कानून आज भी रेलेवेंट है? इस पर आप सबके क्या विचार है, नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए।